युवाओं के मन में असंतोष है, उसी असंतोष की आवाज बन करके हम आए। थिएटर करती हैं, सुशांत से प्रेरित होके कि सुशांत आपके भाई थे, वो तो बॉलीवुड में इतने बड़े स्टार बने, तो पहले से ही कर रही थी या उन्होंने आपको इंस्पायर किया? कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। आपकी फैमिली में आपके एक रिश्तेदार भी हैं, कजन भी हैं, वो बीजेपी में हैं। बिल्कुल। एक राइट और एक लेफ्ट। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे दिन दहाड़े दो गुंडे आकर के पारस हॉस्पिटल में मार के चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। हमने वो जंगल राज तो नहीं देखा, लेकिन ये जो मंगल राज जो इनका कहने का है, इस मंगल राज में हमने लोगों को बेरोजगार देखा है। लेक्चरर्स नहीं है कॉलेज में, जो भी लेक्चरर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, गेस्ट फैकल्टीज हैं। एजुकेशंस की बात करते हैं, वेयर इज द क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन तो है। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने वो एग्ज़ाम क्रैक किया, फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? अधिकारी बन जाती हैं। मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे वो फ्रीडम भी, आर्टिस्टिक फ्रीडम चाहिए, जो मैं सोच सकूँ, मैं बोल सकूँ, मैं अपनी बात को रख सकूँ। थिएटर करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, यहाँ हर रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। ये जॉन एलिया का शेर है और ये शेर हमें बहुत पसंद है और हमें ये शेर बहुत दिनों बाद कहीं पढ़ने को मिला, तो पढ़ने को मिला दिव्या गौतम के घर पर। उनकी लाइब्रेरी में उनके दराज के ऊपर ये पोस्टर लगा हुआ है जॉन एलिया का, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। दिव्या गौतम हमारे साथ हैं। चुनाव का माहौल है, लेकिन ये इंटरव्यू थोड़ा सा स्लो होने वाला है। हम लोग आराम से बात करने वाले हैं क्योंकि ये कैंपेन करके आ चुकी हैं, इनके सारे एंगेजमेंट्स आज के ख़त्म हो गए हैं। और ये हमारे साथ हैं दिव्या गौतम, दीघा से CPI ML की कैंडिडेट हैं, यानी महागठबंधन की कैंडिडेट हैं। और इस कैंडिडेट इनको बनाया गया है, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। इनके बारे में थोड़ा सा लंबा इंट्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसलिए ये हम यहाँ पर आए हैं। दिव्या थिएटर भी करती हैं, अब तक वो पढ़ा रही थी जर्नलिज्म पटना विमेंस कॉलेज में। जेंडर स्टडीज़ उन्होंने खुद पढ़ा है टिस से। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला, ऑफिसर बन सकती थी, नहीं बनी। 2012 में पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ी आईसा की उम्मीदवार के तौर पर, बहुत नैरो मार्जिन से हार गई हैं और अब इन्हें CPI ML ने दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारा है। ये तो इनका व्यक्तिगत परिचय है। और आम जनता के लिए, क्योंकि उनको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत मशहूर एक्टर थे, उनकी कज़न है, उनकी बहन है। तो पहले आपका परिचय ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपने जो टिकट लिया है वो अपनी दम पे लिया है, वो आपकी पहचान है। तो सुशांत की बहन भी, और उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे हमारी टीम ने निकाली हैं उनके साथ। तो पहले बताइए कि आप एक युवा उम्मीदवार हैं और CPI ML से हैं, इतनी पढ़ाई कर डाली, इतनी लिखाई कर डाली, फिर पॉलिटिक्स में, मतलब कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन दिव्या गौतम क्यों आई? क्योंकि पॉलिटिक्स ही हमारी सब कुछ, जो पॉलिटिक्स है सब कुछ तय करती है। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम कैसे, हमारा एजुकेशन कैसा होगा, हम कैसी ज़िंदगी जिएंगे, हमारा जो घर का खर्च चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, सब कुछ पॉलिटिक्स तय करती है। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये एक तरीका है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आई हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज़, इस वजह से, क्योंकि लोगों के बीच मेरा कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस रहा और मुझे अभी और मेरी पार्टी CPI ML को लगा कि दिस इज़ द टाइम, अभी ये समय है जब ये इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जो यंग हैं, जो वुमेन हैं, वो इंटरवीन करें पॉलिटिक्स में, और जो जनता के मुद्दे हैं, जो अभी के समय में जो लोगों के बीच एक नाराज़गी है और एक जो अभी जो इन 20 साल से जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ जो युवाओं का जो एक एक्सपेक्टेशंस है, इस वजह से मुझे लगा कि चुनाव में पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। और ये डिसीजन मैं कॉलेज लाइफ में ही, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रही थी, तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ में बदलाव, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप उन बातों को
सदन से लेके सड़क तक, सड़क से लेके सदन तक, हर जगह पे वो आपको अपने ओपिनियन को वॉइस करना होगा और अपनी बात रखनी होगी, तभी चीज़ें बदलती हैं। और हिस्ट्री में ऐसे ही चीज़ें बदली हैं, पॉलिटिक्स में चेंजेस से ही लोगों की ज़िंदगी बदली हैं। तो आप ज़िंदगी बदलने आई हैं लोगों की? आप ज़िंदगी बदलने आई हैं, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो जितने लोग हैं एटलीस्ट उनके पास जो मिनिमम चीज़ें हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान, किताब, एजुकेशन, ये जो कॉमन मिनिमम चीज़ें हैं वो हर लोगों के पास, हर इंसान के पास संभव हो। तो ये मेरा एक, आप कह सकते हैं कि ये मेरा विज़न है और मेरी जो पार्टी है उसका भी विज़न है, और इसलिए मैं चुनाव में उतरी। आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके एक रिश्तेदार भी हैं, कज़न भी हैं, वो बीजेपी में हैं, बिल्कुल। और आप CPI-ML में एक्सट्रीम, एक राइट और एक लेफ्ट। बोला नहीं उन्होंने, आपसे बड़े हैं वो, कि क्यों लेफ्ट से टिकट मांग रही, मैं तुम्हें बीजेपी से दिलवा देता हूँ टिकट, बात होती है? ये इस तरह के टिकट लेने वाली पॉलिटिक्स मैं नहीं करती हूँ कि मुझे यहाँ से टिकट मिल जाए, वहाँ से टिकट मिल जाए। इस अपॉर्चुनिटी जो ढूंढने वाली पॉलिटिक्स मैं तो नहीं करती हूँ। और इस देश में डेमोक्रेसी, और फैमिली में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि आपके आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकते हैं, एक घर में डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं, और एक वैचारिक डिफरेंसेस मेरे तो हैं। वैचारिक डिफरेंसेस हैं आपकी फैमिली में आपके? हाँ, मतलब पॉलिटिकल वैचारिक हाँ। जो डिफरेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी होने ही चाहिए। कोई भी एक तरह से जो सोचने वाली बात है, ये एक ऑटोक्रेटिक सोच है कि हर एक घर के लोग जो हैं एक तरह से सोचेंगे, एक जाति के लोग एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से वोट करते हैं। तो ये जो तरीका है सोचने का कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से अपनी तरह से दुनिया को देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस बदलाव को भी समझना होगा कि अब ये कलेक्टिविज्म में नहीं चीज़ें देखनी चाहिए, लोग अपनी सोच अलग रख सकते हैं। लोग अपनी सोच अलग रख सकते हैं। जिस सीट से आप लड़ रही हैं, वो सीट, हम जब आपके पास आ रहे थे तो हम थोड़ा सीट के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा लगता है थोड़ा सा बहुत तगड़ी चुनौती आपको मिलने वाली है। बीजेपी के कैंडिडेट चौरसिया साहब हैं, 2 बार से जीते हैं, पिछली बार RJD की उम्मीदवार थी, लगभग 40,000 वोटों से उनको हरा दिया था। तो एक आपने सीट मांगी थी, कैसे डिसाइड हुआ कि सीट लड़नी है? आपका घर भी सीट पर है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप इस सीट पर? देखिए, हमारी जो पार्टी है CPI-ML, उसमें कोई इस तरह से टिकट मांगने की प्रथा नहीं है कि लोग टिकट मांग रहे हैं, लोग टिकट खरीद रहे हैं, ऐसी चीज़। ये जो बुर्जुआ पॉलिटिक्स है वो यहाँ शायद नहीं है, जहाँ यहाँ पे जितने लोग, अभी तो मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन मेरे से जो सिटिंग MLAs हैं, यंग हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत काम किए हैं, मूवमेंट्स में वो रहे हैं, सालों काम किए हैं, और तब अभी वो वहाँ हैं जहाँ हैं। तो आप जितने भी लोगों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वो ऐसे ही किसी को टिकट्स नहीं देती हैं। जिनको लगता है कि हाँ उनकी ज़रूरत है, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ रही हूँ चुनाव। और ये जो सीट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये समझा जाता है कि कोई एक जगह जो 10 साल से यहाँ पे, आपने कहा कि यहाँ बीजेपी के MLA हैं, लेकिन 10 साल में उनको 10 साल मौका मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया वो आप यहाँ आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि आप सामने में स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं देखेंगे। वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं, हर वक्त ट्रैफिक्स जो हैं, ट्रैफिक्स की समस्याएं हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं उसको, उस पर बुलडोजर ढाए जाते हैं। यहाँ जो राजीव नगर से लेके नेपाली नगर तक का इलाका है, उस पर हमेशा कभी डराना, कभी धमकाना, कभी बुलडोजर चलाना, यहाँ पे लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि जो स्थानीय इशू, साथ में जो पूरे बिहार में आप देखेंगे कि युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच बहुत असंतोष है, जो लोगों के अंदर में, उनके अंदर में नाराज़गी है, उनके अंदर में
एक अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। आप यहाँ पे इसी विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे दिन दहाड़े 2 गुंडे आकर के पारस हॉस्पिटल में मार के चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और जो समाज में जो इनकी राजनीति है, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है कि इनकी जो राजनीति है बांटने की राजनीति है, लोगों को अलग करने की राजनीति, एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जो एक समावेशी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो सबको लेकर के चलने का जो एक रास्ता होना चाहिए, वो इनका नहीं है। इसीलिए ज़रूरत है आज के समय में कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और एक जो विमेन रिप्रेजेंटेशन, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, और उसी के लिए महागठबंधन जो है वो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सत्ता में तो नहीं रहेगी ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, हमेशा हम सारे जगहों पर सुन रहे हैं, प्रचार शुरू हो गया है, जिस भी जेडीयू या बीजेपी के लीडर से बात करते हैं वो कहते हैं ये लोग तो ठग गठबंधन है, जंगल राज आ जाएगा वापस। उनके क्लिप्स सोशल मीडिया पे बनाए हैं कि लालू के जंगल राज में ये था, लालू के जंगल राज में वो था, वापस ये लोग आ जाएंगे तो जंगल राज हो जाएगा। इस नैरेटिव को, जो कि आपकी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस नैरेटिव को आप कैसे काउंटर करेंगी? ये क्या दिन दहाड़े गोली चलाना, क्या ये मंगल राज है? इसको अगर मंगल राज कहा जाता है तो ये सही है, ये मंगल राज है। बारिश होने पे वाटर लॉगिंग हो जाए, ये मंगल राज है? तो इतने सारे सवाल हैं। यहाँ पे अडानी को 1 रुपए में ज़मीनें मिल रही हैं, ये क्या मंगल राज है? इतने सारे भ्रष्टाचार के सवाल आए हैं उनके, तो ये क्या मंगल राज है? लोगों को ये एक तरह से एक नैरेटिव सेट करते हैं। हम तो इसी मंगल राज में पले बढ़े हैं, हमने वो जंगल राज तो नहीं देखा, लेकिन ये जो मंगल राज जो इनका कहने का है, इस मंगल राज में हमने लोगों को बेरोजगार देखा है, संविदा कर्मी को हटाते हुए उन लोगों को देखा है। ये नौकरियां बांट रहे हैं, लेकिन किस तरह की नौकरियां बांट रहे हैं? हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्राइम यूनिवर्सिटी है बिहार का, लेकिन उसको जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हुई, हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। अभी भी आइसा के जो साथी हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट्स में जो साथी हैं, वो लोग हमेशा इस सवाल को उठा रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हुई, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आए। अभी आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि ऐसा खस्ता हाल है कि जो लेक्चरर्स नहीं है कॉलेज में, जो भी लेक्चरर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, और किसी तरह से गेस्ट फैकल्टीज़ के थ्रू जो है ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। आप एजुकेशंस की बात करते हैं, वेयर इज़ द क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन तो है नहीं। तो इन सारे सवाल को लेकर के हम लोग समझा लेंगे आप अपनी जनता को? बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। समझा पाएंगे? लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग, हम देखते हैं किसी भी शहर में थोड़ा बीजेपी की तरफ उनका रुझान रहता है, बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। कई ये चुनौतियां हैं, रहेंगी आपके सामने। आपने सोचा है कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको खुद का कोई मैनिफेस्टो आपने डिज़ाइन किया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? पार्टी का तो जो है वो है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि ये जो नैरेटिव सेट करने में और ये जो मैनेजमेंट जो करते हैं फेक, इनके पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो कि करोड़ों पैसे ये चुनाव में यूज़ करते हैं। लेकिन बात ये है कि लोगों के मन में जो चीज़ें बदलाव की तरफ है, 10 साल तो इनको देख लिए हैं ना ये लोग, यही जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद, और इसीलिए ये लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें तो वोट मिल ही जाएगा। लेकिन अब जो है जनता ऐसी नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं, अगर हम जहाँ भी जाते हैं, अभी मैं यहाँ पे आशियाना में कैंपेनिंग करके आई, वहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे लाइट्स नहीं हैं,
और वहाँ पे जो झुग्गी बस्तियाँ हैं वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि कब यहाँ इसको कब पक्के मकान का वो डिमांड्स कर रहे थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको वो उनके सवाल को मैं अपनी आवाज़ दूंगी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक तो जो नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं वो, दूसरी बात जो ये लोकल जो इश्यूज़ हैं हमारे, जो दीघा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज़ हैं, फिर हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो लोग जो सड़कों पे ठेले लगाते हैं, उनको हमेशा हटाने का काम उनको पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये बात लोगों के बीच से ही आई है। और हमें लगता है कि इस चुनाव में ये इशू ऑलरेडी है और इसको केटर करने की ज़रूरत है। अब आपके बारे में बात करते हैं जी। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एग्ज़ाम पास करके नौकरी ले लेना बिहार के लोगों का सपना है। आपने वो एग्ज़ाम क्रैक किया, फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? अधिकारी बन जाती हैं। मुझे लगा कि अधिकारी बनने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, और मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में और अपनी वॉइस को, ओपिनियन को वॉइस करना है। ये चीज़ मुझे हमेशा, ये मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कोई भी ऐसा काम जो काम हम करके चुप हो जाएं, कई बार ऐसे काम होते हैं स्वतंत्र रहना, जो हम, अगर कोई चीज़ गलत है, अगर कोई गलत पॉलिसी है और वो हम बाध्यता है कि मुझे इम्प्लीमेंट करना ही होगा वो एज एन ऑफिसर, तो मुझे लगा कि ये काम हमसे 60 इयर्स तक नहीं हो सकता, कि हम 60 साल तक वही काम करते रहें जो काम मेरी इच्छा नहीं है करने की। और मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे वो फ्रीडम भी, आर्टिस्टिक फ्रीडम चाहिए, जो मैं सोच सकूँ, मैं बोल सकूँ, मैं अपनी बात को रख सकूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए जिसमें मैं अपने ज़िंदगी भी चला सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ये कमाने का और इन चीज़ों का शौक़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो कॉमन मिनिमम है मैं वो ज़िंदगी भी जी सकूं, और अपने जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है मेरा, और मेरा समाज के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये समाज ने ही मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं, तो मुझे लगा कि यही एक ज़िंदगी है। मैं मतलब दूसरे बन जाती तो बंद जाती हैं। बिल्कुल, मैं बोल नहीं पाती, मैं कह नहीं पाती, हाँ, सोच मेरी वही रहती, लेकिन बोलने में, अपनी बात को रखने में बस 5 साल में एक बार वोट देने का ही अधिकार रहता। इस वजह से मुझे लगा कि तो आप थिएटर करती हैं सुशांत से प्रेरित होके, कि सुशांत आपके भाई थे, वो तो बॉलीवुड में इतने बड़े स्टार बने, तो पहले से ही कर रही थी या उन्होंने आपको इंस्पायर किया? बिल्कुल, मैं जब कॉलेज में थी और उसी समय से मैं थिएटर करना शुरू किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने से पहले जो मेरा सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट से, वो थिएटर और सिनेमा के ज़रिए ही हुआ। तो मैं शुरुआत ही थिएटर से ही की हूँ। मैंने महाभोज नाटक किए, और जंगी राम की हवेली, और जो निर्भया गैंग रेप जो 2012 में हुआ, तो उस समय में जो हमारी टीम थी, रावल की टीम, हम लोगों ने बेखौफ आज़ादी नाटक, जो नुक्कड़ नाटक, बहुत जगह हम लोगों ने उसको किए, ताकि उनको जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में पता चले, कंसेंट के बारे में पता चले, एजेंसी के बारे में पता चले। तो ये काम उस समय से ही शुरुआत रही, और उनके जाने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह से उनके नाम का एक पॉलिटिसाइजेशन किया गया, सुशांत का पॉलिटिसाइज किया गया, बहुत इस्तेमाल किया गया, बहुत एक आदमी, एक इंसान, एक कलाकार जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके नाम का इस तरह से मिसयूज़ जो किया गया, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसको यूज़ करने का, केटर करने का काम किया, तो मुझे लगा कि हाउ आई विल रिमेंबर माई ब्रदर एंड एक एक्टर को एज एन आर्टिस्ट मैं कैसे याद रखूँगी। तो
मैं कॉलेज करते हुए, मैं जब पटना वुमेंस कॉलेज में थी तो 3-4 बजे तक मैं कॉलेज में रहती थी और उसके बाद मैं रिहर्सल करने के लिए जाती थी। तो अभी तक मैंने 3-4 प्लेज़, हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 प्लेज़ करूँ। अभी भी जून में हम लोगों ने कोलकाता में नटमंडप की टीम ने डायरी ऑफ वो के नाटक हम लोग किए कोलकाता में, और यहाँ भी शोज़ किए। तो मैं इसी तरह से उनको याद करना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब उनको याद करें तो मैं यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी एक्टिंग करके जीना चाहते हैं, उनकी लाइफ आप देखेंगे तो बहुत प्रिकैरियस है। मतलब बहुत बहुत आपको दुख होगा कि कई सारे जो एक्टर्स हैं वो अपनी क्योंकि वो एक्टिंग करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं, थिएटर करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं, इसलिए उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो काम वो नहीं करना चाहते। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो हमारे जो एक्टर्स, हम क्योंकि एज अ टीचर भी काम करते हैं, तो मेरे लिए बिना पैसे का काम करना और इज़ ओके थिएटर करना कि हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइम थिएटर कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी उसी पे डिपेंडेंट है, उनकी ज़िंदगी बहुत ये है। तो मैं चाहूँगी कि मुश्किल है, तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ की जो सरकार है या वो इन चीज़ों को देखती नहीं है। सुशांत के नाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनके नाम के ये नहीं कि कोई अच्छी एकेडमी फिर में बना दे सुशांत के नाम पे, या नहीं, कुछ ऐसा करें, उस समय में कोई स्कॉलरशिप दे दे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, कुछ भी ऐसा नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और उस समय में ये लोग बोले थे कि एक हम लोग फिल्म सिटी बनाएंगे उनके नाम पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि क्या ये सब कुछ का पॉलिटिसाइजेशन क्या ज़रूरी है। और अभी जब लोग मुझे उनके बारे में पूछते हैं तो मुझे लगता है कि बस किसी को इमोशनल करके मुझे किसी की वोट्स नहीं चाहिए। अगर आप जैसे मेरा संबंध है, वैसे यहाँ के लोगों का संबंध है, वो उनसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। जो यूथ हैं यहाँ के, वो उनसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनके मन में उनके प्रति एक आदर है, एक सम्मान है। लेकिन जिस तरह से इनका हुआ है, उनके जो फैंस हैं, जो लोग यहाँ उनको पसंद करते हैं, उनके लिए तो उनका भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है, जिस तरह से ये मिसयूज़ किया गया। आपकी अच्छी उनसे बॉन्डिंग थी सुशांत से? बिल्कुल। वो लोग 2019 में जब वो यहाँ आए थे, तो हमारे जो उनका ननिहाल है वो मेरा ददिहाल है, दादी घर है मेरा। तो वहाँ आए थे, तो उन्होंने मैं तो उस समय दिल्ली में थी, मेरी बहनें यहाँ थी, तो हम लोग बात किए। तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, उस समय मैं गवर्नमेंट जॉब में, भाव्या भी काम कर रही थी और हम लोग भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने ही कहा था कि बस सरकारी नौकरी पा लेने से अपना पैशन कभी भूल मत जाना। तो बिल्कुल ये बात हम अभी भी याद करते हैं कि कुछ भी बन जाने के बाद भी अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। ये तो अपने भाई मेरा की एक सजेशन है। हाँ। और उनकी जो एक हिदायत कह लें, बड़े भाई थे तो आपकी हिदायत कह सकते हैं, तो उस हिदायत पर आप भी कि आप पैशन फॉलो कर रही हैं, इसीलिए सरकारी अधिकारी नहीं बनी, टीचर हैं, थिएटर करती हैं, जेंडर इश्यूज पे काम करती हैं, और आप तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप पॉलिटिक्स में हैं और राह इनकी भी कोई आसान नहीं है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लेफ़्ट से टिकट लेकर के आई हैं, और लेफ़्ट का टिकट लाने के बाद कोई आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कैंपेन मैनेजर नहीं मिलेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, चंदा मांगना पड़ेगा, चंदा मांग करके पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, चंदा भी मांगना पड़ेगा, वोट भी मांगने पड़ेंगे, लोगों को निकालना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, ना आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, ना आपको बड़ी गाड़ियों का काफिला मिलेगा। लेफ्ट की पॉलिटिक्स करना मुश्किल तो है। लेकिन हमारे जो जितने अभी हमारे एमएलएज हैं, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि कितने ग्राउंड लेवल पे वो काम करके मेरे लिए जो शहरों में काम करना शायद उन्हीं से प्रेरित है, कि उनका जो इंस्पिरेशन है, जो अभी हमारे और भी जो एमएलएज हैं, जैसे गोपाल दास जी यहाँ पे हैं,
शिव प्रकाश जी, मैं अभी गई थी शिव प्रकाश जी के, अभी मैं कुछ अपने रिसर्च के काम से, जो मैं अभी भोजपुरी जो स्टारडम है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसी के पर्पज़ से मैं भोजपुर गई हुई थी। तो वहाँ पे मैं शिव प्रकाश जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, तो मैं उनके रूटीन के बारे में मैं उनसे पूछी, तो मुझे समझ में आया कि किस तरह से एक लेफ़्ट पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है, किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करके। ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों को लग रहा होगा कि वो करोड़ों रुपए फेंक करके सीट जीत सकते हैं, तो लेफ़्ट हम अब कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है कि बिना पैसे के भी बस अपनी सोच के और अपने काम के बल पे, अपने लोगों के विश्वास के बल पे उनसे पैसे लेकर के, उनके वोट लेकर के भी जीत सकती है। सुन लीजिए, अब ये युवा हैं और देखिए आजकल के युवा जो है इंस्टाग्राम जनरेशन्स के बाद में ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और बिहार में बहुत कुछ अलग है। CPI-ML एक बड़ा मजबूत काडर है। पिछली बार 20 सीटों पर वो लड़े थे और 12 सीटों पर चुनाव जीते थे। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था और इस बार भी ऐसा रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्या दिव्या को स्वीकार करेगी बिहार की जनता, दीघा की जनता, वो वक्त बताएगा। लेकिन इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।